असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन के क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने बात की थी रिटन की, हमने बात की थी ओरल की, हमने बात की थी प्रैक्टिकल की। तो देखिए, जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव टूल्स में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है, उसको नंबर्स में मापा जाता है कि बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है। उस बेस पर बच्चों को अबो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। उस हिसाब से बच्चों की जो रिमीडियल क्लासेस हैं चलाई जाती हैं, उनको गाइडेंस काउंसलिंग दी जाती है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि जिस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हो, वो बहुत ब्रिलियंट हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं उसका बिहेवियर बहुत खराब हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, वो ब्रिलियंट ना हो। तो फिर बच्चों की जब ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको नापने के लिए सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स ही पूरा नहीं होता, तो इसलिए क्वालिटेटिव टूल्स की भी बात की जाती है, जिसमें बच्चों का बिहेवियर किस तरह का है, उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। इन चीज़ों को क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत मापा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव टूल्स की ही बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन के क्वालिटेटिव टूल्स या गुणात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो जब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो इट इज डिस्क्रिप्टिव, ये वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं की जाती, यहाँ पर बच्चों की ओवरऑल बिहेवियर की बात की जा रही है, उनकी ओवर पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। तो पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को, इसको नंबर्स में नहीं मापा जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर वर्णन करना होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव है, ये वर्णनात्मक है। इट डिस्क्राइब्स एनालिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, कि इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है। कि मान लो किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। किसी बच्चे के क्यों नंबर कम आ रहे हैं तो नंबर क्यों आ रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर किस तरह का है, नंबर अगर कम आ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, किसी के ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। दिस एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। की जब हम एनालिसिस की बात करें तो इस ये एनालिसिस किस चीज़ों पे बेस है? बच्चे के बिहेवियर पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर, उनकी नॉलेज पर है। तो इसलिए इसको गिना नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी मेजर और काउंटेड, इसे मापा या गिना नहीं जा सकता। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड इट्स रीजन, कि इससे हमें विद्यार्थियों के जो व्यवहार है और उनके व्यवहार के पीछे का जो कारण है उसको समझने में, उनको जानने में सहायता मिलती है। तो इट गिव्स प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभवों को समझने में प्राथमिकता देता है कि ओवरऑल बच्चे का एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, और कोई बच्चा उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो होशियार नहीं है। तो इसलिए इस तरह के क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जिससे हमें बच्चों की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, उसको जानने में मदद मिलती है। तो आपके सिलेबस में इन 4 टूल्स की बात की गई है। कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, प्रोजेक्शन एंड सोशियोमेट्री। तो इनको एक एक करके हम जानते हैं, हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो क्लास में पहले दिन से जब आप स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो वहां पर ये जरूरी नहीं कि क्लास में आप बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो आपको हर मतलब आप सबकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। ऐसा नहीं होता। आपकी ओवरऑल बिहेवियर किस तरह का है, क्वेश्चन आंसर, आप टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, ठीक है, एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका बाकी बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशन है, आपका बिहेवियर किस तरह का है, तो ये कैसे पता चलता है टीचर को? ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन से। तो क्लास, स्कूल में, क्लास में आप पहले दिन आते हैं तो उस दिन से टीचर का आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। टीचर आपकी हर एक्टिविटी में नज़र रख रहा है कि क्लास में ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्लास में ओवरऑल आपका बिहेवियर किस तरह का है, क्लास में आप डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन नहीं है। तो इट इज कंसर्न विद कीपिंग एन आई ऑन द स्टूडेंट एंड देयर एक्टिविटीज इन द स्कूल, कि इसका संबंध विद्यालय में विद्यार्थियों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, बाकी जो अदर एक्टिविटीज है उसमें आप कैसे हैं।
सम स्टूडेंट आर एक्टिव इन लर्निंग इन क्लास एंड सम आर नॉट, कि कुछ विद्यार्थी जो हैं हम देखते हैं कि क्लास में पढ़ते टाइम बहुत एक्टिव रहते हैं और कुछ नहीं रहते। सम स्टूडेंट आर गुड इन स्पोर्ट्स एंड सम इन स्टडीज, की कुछ विद्यार्थी खेल कूद में, म्यूजिक में, डांस में, आर्ट में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे स्टडी में अच्छे होते हैं। Sometimes the need of observational studies emerges from the scores achieved by student, की कभी कभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से अवलोकात्मक अध्ययन की आवश्यकता सामने आती है। कि मान लो कोई बच्चा है, उसके नंबर्स जो है नंबर बहुत अच्छे आए, परसेंटेज बहुत अच्छी आई, तो टीचर ये देखेगा ना कि अगर इस बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो ध्यान दे रहा है कि नहीं, वो पढ़ने में सीरियस है कि नहीं। और किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है वो भी देख कर ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा। कि जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं कि उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज किस तरह की है, जिस बच्चे के नंबर नहीं आ रहे उसका किस तरह की एक्टिविटीज है। तो ये सारी चीजें बच्चे टीचर्स को कैसे पता चलता है बच्चों के बारे में, ऑब्जर्वेशन से। टीचर में बी इंटरेस्टेड इन टू स्टडी वाई सम पर्टिकुलर स्टूडेंट गेट पुअर मार्क्स इन ऑल और सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, की शिक्षकों को यह अध्ययन करने में रुचि हो सकती है कि कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, कुछ के सभी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ के सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के कुछ सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये टीचर किस तरह से पता चलता है, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से बच्चों का ओवरऑल बिहेवियर किस तरह का है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर क्लास में जो बच्चे की एक्टिविटी है उसको, एक्टिविटी से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, क्लास की बाहर की एक्टिविटी से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इससे काफी कुछ चीजें टीचर को बच्चे के बारे में पता चल जाती है। टू स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट दे हैव टू बी ऑब्जर्व, कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उनका अवलोकन करना पड़ता है। Similarly, observational study may be required to find out the nature of some student and to measure their well-being, कि इस प्रकार कुछ विद्यार्थियों की प्रकृति का पता लगाने और उनकी बेहतरी के उपायों के लिए अवलोकन संबंधी अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप क्लास में, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में आपकी बात सभी बच्चों से नहीं होती, लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि वो बच्चा कैसा है, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। कैसे बताते हैं, जब आप उससे बात ही नहीं करते तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लास में, और क्लास के बाहर उसकी एक्टिविटीज को आप देखते हैं, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही उसके बारे में पता चल जाती हैं। तो इस तरह से टीचर्स को भी बच्चों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी क्या है, एक टूल है, एक उपकरण है, और कौन सा है टूल है, ये क्वालिटेटिव टूल्स है। तो इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ई स्टूडेंट्स नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल, कि इससे प्रत्येक विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, रुचि है, क्षमता है और सीखने की शैलियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, ऑब्जर्वेशन से। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट वे टू नो अबाउट द नेचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की सबसे पुरानी और सबसे सर्वोत्तम तरीकों में से, विधियों में से एक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। अब हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण क्या है। आत्म, देखिए नाम से पता चला जब आत्मनिरीक्षण, तो यहाँ पर खुद को देखना है, खुद को जानना है कि हम क्या हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारी क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन implies to look inward and examine one's thought, फीलिंग एंड मोटिव्स, की इसका अर्थ क्या है, अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को, भावनाओं को और उद्देश्यों की जांच करना। वन कैन यूज इट एज अ पावरफुल मेथड टू नो वन सेल्फ, कि कोई भी इसे स्वयं को जानने के लिए एक शक्तिशाली विधि के रूप में उपयोग कर सकता है। इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, ये आत्म जागरूकता में मदद करता है, इससे हमें खुद के बारे में जानने में मदद मिलती है। देखिए मान लो एग्जाम हुए, हमारे मार्क्स कम आए, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, फिर हम अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी मेहनत में क्या कमी रह गई थी, कहाँ पर गैप रह गया था, कि हमने कोशिश की
और हमारे मार्क्स कम आए। और कई बार ये भी होता है कि हमारे मार्क्स कम आए तो हमको पता है कि भाई हमने नहीं पढ़ाई की इसलिए हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमने उतना ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और अगर आप भी कई बार खुद से क्वेश्चन करते ना, यार अगर मैं पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, नहीं पढ़ा इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम खुद के बारे में देखते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। इट इनेबल्स वन टू लर्न वंस माइंड इंट्रोस्पेक्टिवली, कि यह व्यक्ति को आत्म विश्लेषण से अपने मन को जानने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, दूसरे को आपके बारे में उतना नहीं पता होगा जितना आपको खुद के बारे में पता होगा। ठीक है, तो खुद के बारे में पता करने के लिए क्या करोगे, आप खुद को जानोगे, खुद से बात करोगे, खुद को समझोगे, खुद की एक्टिविटी को देखोगे कि आप अपना टाइम सही जगह पढ़ाई पे लगा रहे हैं कि आप अपना टाइम कहीं दूसरी एक्टिविटीज में लगा रहे हैं। आप आपका जो ड्रीम है, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो क्या आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आपको खुद देखना है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, आप अपने टाइम को यूज कर रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, इंट्रोस्पेक्शन से पता चलेगी। तो यह किसी की स्वयं की सचेत विचारों और भावनाओं की परीक्षा है। जब विद्यार्थी स्वयं का अध्ययन करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, तो इसे एक उपकरण माना जाता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी अपने समय की पाबंदी के स्तर का आत्मनिरीक्षण करना चाहता है। ठीक है, सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू इंट्रोस्पेक्ट हिज लेवल ऑफ पंक्चुअलिटी, तो क्या करेगा, आप एक खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि आप पंक्चुअल हैं कि नहीं है, तो क्या करोगे, तो आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज है आप उस पर नजर रखोगे। मान ली लास्ट वीक जो आपका जो बीता, अगर आप उसके बारे में सोचते हो कि आप पंक्चुअल हो कि नहीं हो। सुबह उठना था, आपने देखा कि यार मैं तो लेट उठता हूँ, कॉलेज भी मैं लेट पहुँचता हूँ, और जो भी मुझे काम मिलता है वो काम भी मैं टाइम से नहीं करता, सोता भी लेट हूँ, उठता भी लेट हूँ। तो मेरे तो जब मेरे मैं पंक्चुअलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हूँ। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप अपने बारे में जानोगे, आपकी जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखोगे, उसको एक एक करके आप जब गिनोगे जानोगे तो पता चलेगा कि आप पंक्चुअल हो कि नहीं हो। तो when all this was analyzed the lack of punctuality was revealed, कि जब इन सब का विश्लेषण किया जाता है तो आपको पता चलता है कि समय की पाबंदी की कमी का पता चलता है। और बार बार फिर जब आप कोई पता चलता है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं टाइम से अपना काम नहीं करता, तो उससे आपको क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, आप उसकी भी जांच करते हो कि टाइम की परवाह नहीं करने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं परवाह करूंगा, टाइम के हिसाब से चलूंगा, तो मुझे उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में अब सभी कार्यों को समय के अनुसार करेंगे। जैसे एक बार आप एग्जाम देते हो ना, तो अगर नंबर कम आते हैं तो आप फिर कहते हो कि नहीं, अब अगली बार मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, मेरी जो भी कमियां हैं उसको मैं दूर करूंगा, और मैं अब पूरा अपनी टाइम टेबल का ध्यान रखूंगा, उसके हिसाब से चलूंगा ताकि मुझे अच्छे नंबर मिल सके। तो इस प्रकार इंट्रोस्पेक्शन हमारे आत्मविकास पर लगातार नजर रखता है। तो ऑब्जर्वेशन में तो टीचर नजर रखता है बच्चों पर, लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो आप खुद पर खुद से नजर रखते हैं। तो व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट वी कम टू नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी ताकत का पता चलता है, अपनी कमजोरियों का पता चलता है। और गुणात्मक मूल्यांकन की आत्मनिरीक्षण पद्धति स्वयं द्वारा अपनाई जाती है। इसको कोई दूसरा नहीं अपनाता, इसको आपको खुद ही अपनाना पड़ता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न एंड डिप्लॉय, कि इसे सीखना और नियोजित करना बहुत आसान है। ये बिल्कुल भी खर्चीली नहीं है, यहाँ पर आपको कोई टूल लेने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, किसी लैब की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टीचर भी आप ही हो, स्टूडेंट भी आप ही हो, ऑब्जर्वर भी आप ही हो। ठीक है, तो सब कुछ आप पे ही है, आपसे शुरू है, आपसे ही खत्म है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और दिस वर्क इज ये बहुत सॉरी, यहाँ पे दिस वर्क इज लेस एक्सपेंसिव, कि यह बहुत कम खर्चीली है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल इवेल्युएशन इक्विपमेंट और लैब, कि इसके लिए किसी विशेष मूल्यांकन उपकरण और प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। दिस मेथड इज सब्जेक्टिव हैंस नॉट टू रिलायबल, कि यह विधि व्यक्तिपरक है इसलिए इतनी विश्वसनीय नहीं है। तो देखिए, इतनी विश्वसनीय क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जो अपना जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन है, आप खुद कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर ऑनेस्ट होगे तभी आप ठीक से करोगे, ऑनेस्ट नहीं होगे तो आप अपनी गलतियां जो हैं उसको भी नजरअंदाज आप करते रहेंगे। तो इसलिए सब्जेक्टिव है, इसको इतना हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो
यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, दिस वर्क इज एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव आप ये लाइन जो है यहाँ पे नोट लिख सकते हो कि दिस वर्क इज नॉट सो मच एक्सपेंसिव, कि ये इतनी खर्चीली नहीं है या बिल्कुल ही खर्चीली नहीं है। फिर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रक्षेपण की बात करते हैं, तो इसको भी हम जान लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्टिंग टेक्निक, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण तकनीक है। तो किस तरह से काम करती है, तो इट इज़ डिजाइन टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट समवंस पर्सनैलिटी, कि इसे किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अक्सर जो बच्चे साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनको भी इस तरीके ये तकनीक सिखाई जाती है। किस तरह से सिखाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट लाया जाता है या कोई किसी सिचुएशन के बारे में आपको बता दिया जाता है। मान लो आपको बताएं, आपको सामने या आपको एक वर्ड दे दिया जाता है ग्रीन। ग्रीन बोलने पे आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपके माइंड में क्या आया। तो आप काफ़ी चीज़ बता सकती हो। कोई कह सकता है कि ग्रीन से हमारे मन में आता है पार्क आता है, किसी को कोई कहता है कि हमारे मन में फॉरेस्ट आता है, कोई कहता है कि ग्रीन को देखकर हमारे मन में वेजिटेबल्स आता है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति हैं, सेम ऑब्जेक्ट को लेकर उनके जो विचार हैं बताते हैं। तो उसी बेस पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। तो अंडर दिस टेक्निक सम ऑब्जेक्ट और सिचुएशन आर प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट एंड आफ्टर सीइंग देम दे आर आस्क्ड टू रिएक्ट, कि इस तकनीक के अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने कुछ वस्तुएं या स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है, और उनको देखने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इनको देखकर आपके मन में क्या विचार आता है। तो द स्टूडेंट प्रेजेंट हिज रिएक्शन आफ्टर सीइंग दोज ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, की विद्यार्थी उन वस्तुओं या स्थितियों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें कि मान लीजिए एक विद्यार्थी को सड़क पर गुब्बारे बेचते हुए एक लड़के को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आता है। तो ये मान लो बच्चा कहेगा कि इसको, एक बच्चा कहेगा इसको देख कर मेरे मन में विचार आता है कि लगता है कि इसके मदर फादर नहीं है, बहुत गरीब बच्चा है, और इसलिए सड़क पे गुब्बारा बेचकर अपने जो रोजी रोटी है, अपना जो पेट है वो भर रहा है। तो दूसरा बच्चा कहेगा कि इस बच्चे को जबरदस्ती जो है किसी ने मारपीट के रेड लाइट पे मजबूर करके इसको गुब्बारा बिचवा रहा है। और तीसरा लड़का कहेगा कि मेरा मन करता है कि यार इन बच्चों को भी स्कूल में एडमिशन करा दो, तो इनको भी एजुकेशन मिल जाएगी, तो इनकी ये इस तरह की हालत नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप सब भी जब इस तरह से आप देखते हो कि रेड लाइट पे कोई बच्चा वहाँ पे दूसरों से पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और इस तरह की जो गुब्बारे हैं चीज़ों को बेच रहा है, तो आपके मन में भी देखकर काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस टेक्निक की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, कोई सिचुएशन दी जाती है, और उसके बेस पर बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ उनको देखकर तुम्हारे मन में क्या क्या भावनाएं आ रही हैं, क्या विचार आ रहा है। तो उसके बाद देन द स्टूडेंट प्रेजेंट हिज हर थॉट्स, की विद्यार्थी अपने मन के विचार को प्रस्तुत करता है, और जो विचार वो प्रस्तुत करता है उसी से मतलब उसके जो थॉट्स हैं नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, उसी बेस पर उसकी पर्सनैलिटी को आंका जाता है। तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को पेपर दिया गया, और पेपर को देखकर बच्चों से बोला गया कि आपके मन में जो भी आए आप उस पेपर पे ड्रॉ करो। तो कुछ बच्चों ने फ्लावर बनाए, कुछ बच्चों ने आइसक्रीम बनाए, और कुछ बच्चों ने कुछ नहीं किया, तो बस उस पे कहते हैं कि लाइन से बिल्कुल घिचर पिचर उस पेज पर कर दिया। और फिर जब उन पेजों को देखा गया, तो उससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे के मन में जो थॉट्स हैं, ठीक है, उस पेपर पे बच्चों ने उसको बनाया, उसको ड्रॉ किया। तो इस तरह से जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर बच्चों के सामने वो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, कोई सिचुएशन दी जाती है, उस पर बच्चे अपने विचारों को रिएक्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उनसे उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। और अगर हम सोशियोमेट्री की बात करें, समाज मिति की बात करें, तो देखिए यहाँ पे सोशियो समाज, ठीक है, की बात आ रही है। तो एक तरह से बेसिकली हम बात करें तो एक जो एक आप कह सकते हो कि टूल है जिसका यूज ग्रुप में किया जाता है। ग्रुप में जो बच्चों की जो सोशल रिलेशनशिप हैं, सोशल बिहेवियर्स हैं, उनको जानने की कोशिश की जाती है। किसके थ्रू? सोशियोमेट्री के थ्रू। तो इट इज़ द स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन ग्रुप, की यहाँ पर समाज मिति की बात करते हैं, तो समूहों में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक माप है।
The first sociometry test was developed by Moreno and his colleagues in 1934 की इसको सबसे पहले 1934 में मोरेनो और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा विकसित किया गया। तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग सोशल इंटरेक्शन विद इन अ ग्रुप विथ ईच अदर, कि एक समूह में एक दूसरे के साथ जो सामाजिक अंतर संबंध है उसको निर्धारित करने की एक तकनीक है कि मान लो क्लास में बच्चे हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, आपस में एक दूसरे को लेकर उनका क्या व्यवहार है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या रुचि हैं, क्या समान रुचि हैं, क्या नहीं है। तो ये बेसिकली ग्रुप में जो है बच्चों को मतलब एक ग्रुप में मेजर किया जाता है कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो किसी समूह में किसी विशेष व्यक्ति में कुछ विशेष विशेषताएं हो सकती हैं जिनके कारण उस समूह के अधिकांश अन्य व्यक्ति उसे पसंद या नापसंद करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक 30 स्टूडेंट की क्लास है। उन क्लास में से 20 बच्चे जो हैं, ठीक है, 20 विद्यार्थी क्रिकेट के खेल में अपने विशेष कौशल के कारण, उन बच्चों को क्रिकेट का खेल पसंद होगा, तो इसलिए उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो कौन है, कोहली हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, धोनी हो सकता है। और 10 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो एक्टिंग में शौक रखते हैं, तो उनका जो फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, पंकज त्रिपाठी हो सकते हैं, मनोज वाजपेयी हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम सोशियोमेट्री की बात करें तो एक ग्रुप में बच्चों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इन चीज़ों का पता चलता है। कैसे पता चलता है? सोशियोमेट्री के थ्रू। तो डज इट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर लाइक और डिसलाइक बाय ग्रुप मेंबर्स, की इस प्रकार ये निर्धारित करती है ना कि समूह के सदस्यों द्वारा कुछ लोगों को क्यों पसंद या नापसंद किया जाता है। अगर मान लो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, अगर कोहली को पसंद करते हैं, सचिन को पसंद करते हैं, तो क्यों करते हैं? अगर उनको नहीं पसंद करते तो क्यों नहीं पसंद करते? कुछ बच्चे एक्टर्स को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं पसंद करते, तो क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर इस टेक्निक के थ्रू ग्रुप में जो लोगों का बिहेवियर जो है, उनका इंटरेस्ट है, उसका पता लगाया जाता है। तो सोशियोमेट्री टेस्ट इज डिजाइन टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू नो देयर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द मेंबर्स विद whom they want to associate to do some activity। कि समाज मिति परीक्षण एक समूह के सदस्यों से डाटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे क्लास का एग्जांपल दिया, तो चाहे उनके इंटरेस्ट के बारे में कि स्पोर्ट्स में किसी का है तो क्यों है, स्पोर्ट्स पर्सन को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, एक्टर को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि वे उन सदस्यों के बारे में उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, वो जाना जा सके, जिनके साथ वे कुछ गतिविधियों के लिए जुड़ना चाहते हैं। कि कोई एक्टर बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है, किसी की एक्टिंग में रुचि है तो क्यों है, किसी की स्पोर्ट्स में रुचि है तो क्यों है। तो इस तरह से हमने क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन टूल्स में हमने जाना अलग अलग जो इसके टूल्स हैं, चाहे हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करें, चाहे हम प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे हम सोशियोमेट्री की बात करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।